हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एसएसटी यानी सोशल साइंस के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आप लोगों को कराएंगे, जो कि सीटेट पेपर सेकंड के लिए है। और ये सारे क्वेश्चन जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं। सारे क्वेश्चन जो है तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यानी वो कौन सा क्षेत्र था प्राचीन काल में कि जो कि मगध के नाम से जाना जाता था। तो पहला है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यानी गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है तो ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। या सेकंड है कि गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, या गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो कहा क्या गया है इसमें कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था कि जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिए कि गंगा का दक्षिणी क्षेत्र ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर वाला क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। यानी महात्मा बुद्ध द्वारा तो लालसाओं व इच्छाओं तथा तृष्णा को तो क्या बताया गया है। तो पहला है पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा। तो देखिएगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तो बताया गया है तृष्णा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा 18 नंबर वाला क्वेश्चन है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे डाट डाट कहते हैं। यानी संस्कृत को तो जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला है कि भारत आर्य, या भारत यूनान, या भारत यूरोप, या भारत अरब। तो देखिए कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे कहते हैं भारत यूरोप। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डाट डाट बार नाम आया है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम तो कितनी बार आया है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला है कि 12 बार, या 1 बार, या लगभग 1000 बार, या 100 बार। तो देखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का नाम जो है तो वो 1 बार आया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 20 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो वे डाट डाट में रहते थे। भारत जो है तो ये लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो वे डाट डाट में रहते थे। तो वो कहाँ रहते थे, चलिए देखते हैं। तो पहला है दक्षिण भारत में, यानी वे लोग जो है तो दक्षिण भारत में रहते थे, या उत्तर भारत में, या पश्चिम भारत में, या उत्तर पश्चिम भारत में। तो देखिए कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख जो है तो ऋग्वेद में मिलता है तो वे लोग जो है तो वो उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल रचना डाट डाट भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो है पूछा गया है कि किस भाषा में हुई थी। तो पहला है प्राकृत भाषा में, सेकंड है संस्कृत भाषा में, थर्ड है ब्राह्मी भाषा में, या सौर सेनी भाषा में। तो देखिए कि ऋग्वेद की मूल रचना तो ये जो है हुई थी संस्कृत भाषा में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डाट डाट की तरह है। तो पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख तो किसकी तरह है। तो पहला है जन की तरह है, या राष्ट्र की तरह है, या राजन की तरह है, या दस्यु की तरह है। तो देखिएगा कि पुरु, यदु और भरत का वेदों में तो इनका उल्लेख जो है तो जन की तरह है, यानी लोगों की तरह है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। यानी ऐसा कौन सा जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो चलिए देखते हैं।
पहला वाला है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, या अगला वाला देखिएगा कि उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, या संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना, या जल संसाधनों की खोज। तो कहा क्या गया है इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो इसमें नहीं पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कारण नहीं था। तो ये नहीं था कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मानव इतिहास में कौन सा काल, यानी कौन सा युग तो सबसे लंबा है। सबसे लंबा काल पूछा गया है, सबसे लंबा युग मानव इतिहास में पूछा गया है कि कौन सा युग है। तो पहला है कि पुरापाषाण युग, या महापाषाण युग, या मध्यपाषाण युग, या नवपाषाण युग। तो देखिएगा कि मानव इतिहास में सबसे लंबा युग पूछा गया है कि कौन सा युग है। तो मानव इतिहास में सबसे लंबा युग जो है तो वो है पुरापाषाण युग। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा। अब देखते हैं कि इतिहास आप हमारे लिए क्यों सहायक होगा, किस चीज़ में मदद करेगा। तो पहला है कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में सहायक होगा, यानी इतिहास हमारे लिए तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में सहायक होगा, या हमारे भौतिक और रासायनिक, यानी हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में सहायक होगा, या सी है कि अतीत की वर्तमान से तुलना करने में सहायक होगा। अब देखिएगा इसमें कहा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि ए, बी और सी, उसके बाद सेकंड है ए और बी और सी, या ए और सी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए, बी और सी, यानी ये तीनों कथन सही हो जाएगा। इतिहास जो है हमारे लिए सहायक होगा, तो इन तीनों चीज़ों के लिए सहायक होगा, यानी वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में भी सहायक होगा। उसके बाद हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में सहायक होगा, तथा सी है कि अतीत की वर्तमान से तुलना करने में भी सहायक होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए, बी और सी तीनों सही है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है तो पुरापाषाण स्थल है। तो पहला है भीमबेटका, उसके बाद बुर्जहोम, थर्ड है इनाम गांव, तथा फोर्थ है हल्लूर। तो देखिए कि इसमें पूछा क्या गया है कि पुरापाषाण स्थल कौन सा है। तो पुरापाषाण स्थल तो वो है भीमबेटका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। भारतीय इतिहास को तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी समस्या है, यानी निम्नलिखित में से तो वह समस्या कौन सी है इन तीनों कालों को विभाजित करने में। तो आइए देखते हैं। पहला है कि त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, या अगला है कि 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, या यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, या अगला है कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो निम्नलिखित में से वो कौन सी समस्या है, यानी वो समस्या तो कौन सी है। तो देखिए कि वो समस्या यह है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, यानी वो समस्या यही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 28 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ। अब देखिए ऐतिहासिक स्थल वह है तो जहाँ क्या मिलता है। तो पहला है कि अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, यानी जहाँ पर अतीत के स्मृत याद यानी शेष अवशेष मिलते हैं, यानी वो ऐतिहासिक स्थल है, या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं,
या इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखिए कि राइट आंसर इसका हो जाएगा कि ऐतिहासिक स्थल हुआ है कि जहाँ पर अतीत के स्मृति शेष तथा अवशेष मिलते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर वाला क्वेश्चन है कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? यानी जो वर्तमान के इतिहासकार हैं तो वो पिछले यानी पुराने आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो जो है तो वो आदिवासी लोग जो हैं तो अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो जो वर्तमान के इतिहासकार हैं तो आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं उनका इतिहास, क्योंकि वो लोग तो अपना लिखित साक्ष्य रखते नहीं थे। तो देखिए पहला है कि प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके या आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या थर्ड है कि पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो देखिएगा कि वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 30 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। यानी ये विशेषता जो है तो बौद्ध धर्म में भी दिया गया है और जैन धर्म में भी है। या सेकंड है कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। यानी ये विशेषता जो है तो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। या थर्ड है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। या फोर्थ है कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। यानी ये विशेषता तो जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो देखिए कि जैन और बौद्ध धर्मों में तो ऐसी विशेषता है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। यानी ये विशेषता जो है तो जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।